तो मित्रों GS3 चल रहा है अभी सम्राट में। GS3 में पहला ब्लॉक ख़त्म हुआ इकोनॉमी का, दूसरा एग्रीकल्चर का ख़त्म हुआ, एनवायरनमेंट का ब्लॉक आज शुरू हो रहा है। उसमें जो PYQ हैं, जहाँ जहाँ से PYQ आए हैं उसको कवर करना तो उद्देश्य होता ही है, पूरी थीम को कवर करना है। तो एनवायरनमेंट में 2-3 थीम कवर करने की इच्छा है। पहला तो कंजर्वेशन, उसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन है। उसके सारे हम पूरा जितना भी गवर्नमेंट का एफर्ट है, पॉलिसीज़ हैं, जो भी चैलेंजेज हैं, वो सब कवर करेंगे। दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो आज हम फिलहाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की थीम कवर करेंगे। उसको PYQ को मैं आपको दिखाता हूँ। और अब 10:06 है, 1 मिनट और मान लीजिए, 10:07 से लेकर के 10:15 तक आप लिखिए आंसर, और उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे व्यापक। ठीक है, देखिए मित्रों, ये एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट असेसमेंट। ये 4 थीम है, बट इम्पैक्ट असेसमेंट पे चर्चा कर लेंगे साथ साथ ही, थोड़ा थोड़ा करके। पोल्यूशन वाला एरिया और कंजर्वेशन वाला एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करेंगे। एक सवाल आया, जैव विविधता को परिभाषित करें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है क्यों? बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें तो बेसिक है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है जो UPPCS ने पूछा है। इससे पहले की कुछ थीम है जिन पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसलिए उनको नहीं दिखा रहे हैं। बाकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए PYQ के GS3 की हमारी शोध श्रृंखला देखिए आप, उसी से हमने लिया है सब। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें। यानी कि कंजर्वेशन जो हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, वन्य जीवों का, उसमें क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इनकी जांच करनी है। ठीक, UPSC ने भी कुछ ऐसे ही नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन पे सवाल पूछा है, और यही सब। ठीक है, तो सवाल है आपका, वन्य जीव के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये सवाल है। इस थीम के सहारे हम बहुत कुछ कवर करेंगे। आपको दे रहा हूँ 7-8 मिनट, 10 मिनट ले लो, अच्छे से लिखो, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। लिख लिया भाई? कितने लोगों ने लिखा? बस? बाकी लोग क्या तमाशबीन? जैसे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं है भारत में बहुत ज़्यादा, ऐसे ही पार्टिसिपेटिव एफर्ट नहीं है यहाँ पे आंसर राइटिंग वाला। अग्नि परीक्षा और सम्राट लेकर के 170-80 लोग हैं, आते हैं 35 लोग, लिखते हैं 10 लोग, तो पास भी सिर्फ 10 ही लोग करेंगे। लिख लिया करो। ठीक, विषय है, आपने देखा ही, वन्य जीव के संरक्षण की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है, तो भारत में वन्यजीव संरक्षण की जो स्थिति है, उसमें हम मल्टीफेसेटेड तरीके से समझेंगे। कुछ स्थिति जो है, कुछ डेटा जो है आपको बताऊं कि भारत की जियोग्राफिकल जो एरिया है, आपको पता है लगभग 2.5% है, स्पेसिफिकली 2.4%। 2.4% लैंड, लेकिन दुनिया भर में जितनी जैव विविधता है, जितनी बायोडाइवर्सिटी, उसका लगभग 8% भारत में अकेले पाया जाता है। अगर आपने IUCN वगैरह थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप परिचित होंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। दुनिया में कुल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 34 मेजर। उन 34 में 4 अकेले भारत में।
बर्मा और सुंडालैंड, उधर हिमालय वाला एरिया, ईस्टर्न वाला, वेस्टर्न घाट वाला। फिर इसके अलावा इंडिया में पूरी दुनिया की जो प्लांट कम्युनिटी है, जो वनस्पति है, एक 50,000 के आसपास आइडेंटिफाइड वनस्पतियाँ जिनकी पहचान जिनकी हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई है अमेजन वगैरह में, पर जिनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, ऐसी स्पीसीज भारत में है। और लगभग 90,000 से ज़्यादा जानवरों की पहचान भारत में की गई है, जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। ये डेटा आपको मोटा मोटा इसलिए दिया। इसके अलावा भारत सरकार के जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, उसका जो टोटल कंजर्व्ड नंबर ऑफ कंजर्व्ड एरिया जो है वो 1000 से ऊपर है। स्पेसिफिकली 1014 है। 110 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, ढेर सारे कम्युनिटी रिजर्व हैं, सेक्रेड ग्रोव्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कहना क्या चाह रहा हूँ कि भारत की स्थिति जो है वो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट की है। भारत में बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है, भारत में बहुत ज़्यादा जीव जंतु हैं, कम फॉरेस्ट एरिया में भी बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना का विस्तार देखा जा सकता है। सरकार ने प्रयास भी बहुत किए। तो जिन दो चीज़ों को हम समझने वाले हैं वो है सरकार के कंजर्वेशन के एफर्ट और वन्यजीव संरक्षण के सामने क्या चैलेंजेस हैं। जी, मुझे लग रहा है सरकार के थोड़े एफर्ट समझ लेते हैं, फिर वन्यजीव संरक्षण के सामने चैलेंजेस जो हैं वो देख लें, या पहले चैलेंजेस देख लें फिर एफर्ट समझ लें। क्या कहते हैं? चैलेंजेस देख लेते हैं। पहले चैलेंजेस देख लें। चैलेंजेस में आपको बहुत नए और कुछ अच्छे आर्गूमेंट मिलेंगे, उन्हें एग्जाम में आप लिख के आएंगे तो अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन छोटा हो, अच्छा हो, इसलिए मैंने डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन को बनाया है। वही डेटा जो मैंने आपको बताया। दिख रहा है स्क्रीन भैया? ऑडिबल, विजिबल? जी सर। 7 से 8% जो जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, वो भारत में 45,000 से ज़्यादा। मतलब इंट्रोडक्शन इससे बहुत कंसाइज भी है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भले ही पृथ्वी की भूमि का केवल 2.5% कवर करता है, फिर भी सभी ज्ञात प्रजातियों में से 7 से 8% भारत में पाई जाती है, जिसमें 45,000 से अधिक प्रकार के वनस्पति, 91,000 से ज़्यादा जीव शामिल हैं। दुनिया के 34 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से भारत में 4 हैं, जो वैश्विक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। वही अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। चुनौतियाँ क्या हैं वो देख लीजिए। मैंने कहा था कि प्रायोरिटी जो प्राथमिकता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके पास 10 पॉइंट होंगे, लिखना है 6, लेकिन 6 में जो सबसे महत्वपूर्ण हो सबसे पहले आना चाहिए। किसी भी यूपीएससी ने प्रीलिम में सवाल भी पूछा था, किसी भी तरीके से सोचोगे तो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उनका है हैबिटाट। आपका घर नहीं रहेगा तो आप बचेंगे नहीं, इसलिए हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन यानी आवास विखंडन और उनका जो नष्ट होना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। और सिर्फ ये डेवलपमेंट की वजह से नहीं है। एक जो डिबेट हम सुनते हैं अक्सर, डेवलपमेंट वर्सेस प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन, तो डेवलपमेंट वर्सेस सिर्फ प्रोटेक्शन का मामला नहीं है, ये मामला है लॉ वर्सेस इस इन्फोर्समेंट, कानून और उसके प्रवर्तन के बीच का भी मामला है, इसके बीच का भी गैप। ये मामला है एग्रीकल्चर वर्सेस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी। ये मामला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ह्यूमन वेलफेयर वर्सेस को एग्जिस्टेंस का भी। ढेर सारे कन्फ्लिक्ट्स, ढेर सारे अंतर्द्वंद ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दिशा में, की राह में रोड़े अटकाते हैं। एक एक करके देखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की दिशा में जब मैं गूगल कर रहा था तो पता चला कि WWF की रिपोर्ट कहती है
कि 1970 से, उसी की वेबसाइट से लिया है, 1970 से अब तक 70% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। और बहुत 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 चौंकाने वाला डेटा है। और उसके पीछे जो कारणों में प्रमुख कारण है वो अर्बनाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट बड़े बड़े, हैबिटाट लॉस तो है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से लिख के आना, पहला वाला आवास विखंडन और उनका नष्ट होना, और लिखना उसमें 70% की वन्यजीव आबादी लगभग नष्ट हो चुकी है WWF के हिसाब से। 2021 में ब्राज़ील ने अकेले 13 लाख हेक्टेयर अमेजन का जो जंगल था खो दिया एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, मोनोकल्चर के लिए उन्होंने इसको यूज किया। वेस्टर्न घाट में मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो कारण बताया आपको, एक कारण तो हो गया आपका वाइल्ड लाइफ जो हैबिटाट है वो नष्ट हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण भारत में देखा जा रहा है एग्रीकल्चर। और जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे लगा कि इस पे कवरेज कौन ज़्यादा करेगा। फिर एक्सप्रेस और हिंदू दोनों मेरे फेवरेट आर्टिकल्स हैं, मतलब फेवरेट न्यूज़पेपर्स हैं, तो मुझे लगा हिंदू ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट को कवर करता है, जो कि वेस्टर्न इंडिया में, सॉरी इधर साउथ इंडिया में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है, जंगल भी है, और हिंदू थोड़ा प्रोएक्टिवली करता है। गूगल किया तो पता चला कि बहुत शानदार कवरेज उन्होंने की है, वेस्टर्न घाट किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, उसका जो जंगल है कैसे बर्बाद हो रहे हैं, कैसे मोनोक्रॉपिंग बढ़ रहा है, और वेस्टर्न घाट के डिग्रेडेशन में, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लॉस में एक बहुत बड़ा कारण है एग्रीकल्चर का एक्सपेंस। कोई भी जंगल में घुस करके कहीं भी खेती करने की कोशिश करता है, वो जंगल के किनारे रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, एनक्रोच करने वाले लोग भी हो सकते हैं। और Western Ghat Special Decision Support System launched by IISC also shows that interior forest constitute only 25% of forest land mass, depicting the fragmentation pressure। मतलब जो कोर एरिया है जंगल का वो सिकुड़ रहा है। आबादी जो है वन्य जीवों की वो तभी सुरक्षित रहेगी जब बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा। अब चीता की बात नहीं कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट में चीता नहीं रहेगा, बट जनरली उनके लिए ठीक से जो भोजन है वो तभी मिल पाएगा जब ज़्यादा डाइवर्स जंगल रहेगा, ज़्यादा घना रहेगा, और इसकी जो एरिया है वो ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये जो कोर एरिया है ये लगभग 25% ही है, जो बहुत कम है। भारत में जो आप देख रहे होंगे, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आती है हर बार, इस बार तो छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया है शायद ग्रोथ, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो प्रीलिम के लिए फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि यूपी सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में ग्रोथ दर्ज किया है उसने। लेकिन ये फॉरेस्ट ग्रोथ जो आप देखेंगे जनरली वो ट्री कवर ज़्यादा है, जनरली वो रेयर जो फॉरेस्ट है, विरल जो जंगल है, यानी कि बहुत दूर दूर पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ियाँ हैं, बुसेस हैं, ये ज़्यादा है। डेंस फॉरेस्ट की संख्या, उनका जो परसेंटेज है भारत में वो कंपेरेटिवली कम। ठीक है, प्रिंट ने भी वहीं कवर किया कि सिर्फ डेवलपमेंट वर्क जिम्मेदार नहीं है, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा दुश्मन है जंगलों का, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी का। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर काफ़ी हो रहा है जम करके, लगभग ये बता रहा है कि भाई इतना सारा लॉस हो रहा है। तो पहला आपने देख लिया कि जो उनका जो हैबिटाट है उसमें जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका जो नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने में मुश्किल आ रही है, और उनकी संख्या में गिरावट आ रही है, उनकी डाइवर्सिटी में गिरावट आ रही है। और उसके पीछे मैंने आपको WWF का डेटा दिया, वेस्टर्न घाट की स्थिति बताई। इंडिया का भी एग्जाम्पल है, दुनिया का भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल आप जब ढूंढ नहीं पाते हैं, आर्गूमेंट आप देते हैं, मैं कहता हूँ वो कोई बात ही नहीं है जिसको आप सब्सटेंशिएट न कर सके, साबित न कर सके। तो अपनी बात को साबित करने के लिए आपको तथ्य, आंकड़े, एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे। एथिक्स में केस स्टडी देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। दूसरा, पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, जो दुनिया के कुछ गिने चुने कानूनों में ही था पहले ही बार जब इंडिया ने इसको लागू किया, तब से लेकर के इसको कई बार अमेंड किया गया। भारत की जर्नी मिली जुली रही है। एक तरफ तो इसने कंजर्वेशन के लिए दो तरीकों से फोकस किया है। एक है स्पेसीज स्पेसिफिक, यानी कि
जंतु विशेष को ध्यान में रखते हुए कंजर्वेशन एफर्ट इंडिया ने, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरी तरफ हैबिटाट या पूरे इकोसिस्टम को लेकर के उसके कंजर्वेशन को ध्यान में रख करके एक अम्ब्रेला कंजर्वेशन का मेथड भारत ने ऑप्ट किया है। लेकिन 1972 का जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो एक्ट है, ये इलीगल ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पोचिंग को रोकने में फेल रहा है। उसके पीछे कई आर्टिकल मैंने पढ़े कि क्या कारण हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे लिखना संभव नहीं था। कुछ मोटा मोटा जो मुद्दा मुझे समझ में आया वो ये आया कि वैसे तो 1972 का जो एक्ट है और उसके जो अपने रूल्स हैं उनमें पावर्स तो ठीक ठाक दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ को। वो ड्रग के केस में भी केस रजिस्टर कर सकते हैं, वो कस्टम वाले कानून में भी केस रजिस्टर कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है, इस कानून में प्रावधान ऐसे हैं कि जनरली जो आईपीसी के सेक्शंस होते थे 161 वगैरह के, पुलिस के समक्ष दिया गया बयान मान्य नहीं होता था, नहीं होता है। मजिस्ट्रेट के सामने ही दिया गया बयान मान्य होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ के सामने कोई भी बयान अगर दिया जाएगा तो वो अदालत में भी टेनेबल होता है, मान्य होता है, परमिसिबल होता है। उसके बावजूद कन्विक्शन रेट 5% से भी कम, कन्विक्शन ना के बराबर है। कारण है पोचर्स को जब पकड़ते हैं ठीक से उनको एग्जामिन करके, ठीक से एविडेंस इकट्ठा करके न्यायालय में पेश नहीं कर पाते। परमिशन जो थी वो असिस्टेंट जो फॉरेस्ट रेंजर है, रेंज अथॉरिटी है, उसके पास या उसके ऊपर के अधिकारियों के पास थी प्रोसिक्यूशन की और केस रजिस्टर करने की, जिसकी वजह से भी देरी हो रही थी। तीसरा, 20 लाख या 30 लाख शायद लिमिट थी। इसके नीचे के जो मामले होते थे उनको शायद कुछ अलग कानून या हल्के कानूनों में कवर किया जाता था, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड में शायद कवर नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से भी मामले ठीक से चल नहीं पाते थे अदालतों में। चौथा, भारत ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, वन्यजीव संरक्षण में जो सबसे बड़ी गलती की और जो दुनिया की प्रैक्टिसेस से हम सीख नहीं पाए, वो थी कि हमने जो कीटोन स्पीसीज है, एनवायरनमेंट में कीटोन स्पीसीज कौन होते हैं? कुल मिलाकर के जो ऐसे जानवर जिनके ना रहने से इकोसिस्टम गड़बड़ हो सकता है, ऐसे जानवर जो बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं इकोसिस्टम में, जैसे कि टाइगर है, जैसे कि एलिफेंट, भारत ने उनके कंजर्वेशन पे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। भारत भूल गया कि ये जानवर ठीक है, विशेष जंतु हैं और बहुत आकर्षण है, बहुत राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय अस्मिता है, इंटरनेशनल पहचान। भारत भूल गया कि इकोसिस्टम में हर जंतु, हर जीव महत्वपूर्ण होता है। बटरफ्लाई, पेंगोलिन, गैंडे को छोड़ भी दिया जाए तो रेप्टाइल्स, स्नेक्स, टॉर्टोइज, भारत इनके कंजर्वेशन में लगभग फेल रहा है। और इनका इतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता था भारत से वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता था, पोचिंग होती थी, कि अंत में भारत को जो साइट्स से कंजर्वेशन एफर्ट के लिए जो दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, साइट्स कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स चलाते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में, उसके कानून के हिसाब से भारत को ढलने के लिए 2022 में भारत ने 1972 के कानून को अमेंड कर दिया, बदल दिया, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लायंस कर सके भारत। और ये इसलिए भी है क्योंकि जो रिपोर्ट कहती है कंजर्वेशन एफर्ट के लिए, इंटरपोल, WWF और साइट्स की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग $25 बिलियन, कितना, $25 बिलियन का वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड होता है। और इस ट्रेड में जो बड़े जीव जंतु हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान के, उनको छोड़ करके अब ज़्यादा फोकस आया है इग्नोर्ड स्पीसीज पे, जिनका ध्यान दुनिया में कम जाता है। तो पोचिंग और इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, ये बहुत बड़ा कारण बन के उभर रहा है भारत और पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के खिलाफ। भारत से पोचिंग होता है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, और 2 टाइप की कंट्रीज में तीन टाइप की कंट्रीज एक्चुअली होती हैं।
कंजर्वेशन एफर्ट में। एक होता है सोर्स कंट्री, दूसरा होता है ट्रांजिट कंट्री, और तीसरा होता है डेस्टिनेशन कंट्री। मान लो भारत से पोचिंग किया, भारत से हाथी को, एशियन एलिफेंट को मारा, उसका हाथी दांत है, उसको स्मगल करना है, तो सीधे चाइना नहीं ले जाएगा। चाइना तो दुनिया की जितनी बुरी चीज़ें हैं सब का अड्डा है, एपिसेंटर है। तो सीधे कहाँ ले जाएंगे? पहले इंडिया से ले जाया जाएगा, कहाँ पे? वियतनाम में, या लाओस में, या म्यांमार में, फिर उसको पहुंचाया जाएगा चाइना में। तो सोर्स कंट्री हो गया इंडिया, ट्रांजिट कंट्री जहाँ पे इसको स्मगलर्स आपस में प्रोसेस करेंगे और उसको बेचने योग्य बनाएंगे, आपस में उनकी साठगांठ होगी, होगा ट्रांजिट कंट्री लाओस या वियतनाम या म्यांमार। और डेस्टिनेशन हो गया मान लो चाइना। जब तक कि चाइना में माल खरीदना बंद नहीं होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में सेंसिटिविटी उनकी नहीं आती है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मना नहीं करते हैं, तब तक ये व्यापार भारत से होता रहेगा। तो जिस तरीके से नदी प्रदूषण में मैं आपको बताता था, जल थल मल वाला कॉन्सेप्ट, कि जब तक आप मल नहीं मैनेज करेंगे तब तक जल और थल का प्रदूषण कम नहीं हो सकता। जब तक आप जो प्रदूषण का सोर्स है उसे नहीं मैनेज करेंगे तब तक आप प्रदूषण को रोक नहीं सकते। तो जहाँ से प्रदूषण डिस्चार्ज हो रहा है, वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, वहीं आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वैसे ही वाइल्ड लाइफ ट्रेड में सोर्स नहीं, डेस्टिनेशन को सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ ट्रेड नहीं हो सकता, हमारे यहाँ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नहीं हो सकता, उसकी पोचिंग से जो भी सामान बेचा जा रहा है उसको आप नहीं बेच सकते। तभी ये ट्रांजिट जो हब है वो डिस्ट्रॉय होगा, फिर इंडिया को भी एक्शन जो ले रहे हैं वो लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये पोचिंग और जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है धंधा बंद नहीं हो सकता। आपको दिखाता हूँ, देखिए आप, चित्रदुर्ग फॉरेस्ट में ब्लैक बक की स्किन, पैंगोलिन की स्केल्स, ब्लैक बक, ये सब 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 पकड़ा है ऑफिशियल। अब ये ज़्यादा आसानी से टारगेट किए जा सकने, शिकार किए जा सकने वाले जानवर हैं, जंतु हैं, जिन पे सरकार की भी ध्यान कम जाती। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आर्गूमेंट लिख सकते हो, जो प्रमुख स्पीसीज हैं, कीटोन स्पीसीज हैं, टाइगर वगैरह, एलिफेंट वगैरह, वहाँ ज़्यादा ध्यान है सरकार का। जो थोड़े से इग्नोर्ड या लेस लाइमलाइट में रहने वाले जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनकी कंजर्वेशन की तरफ उतना ध्यान नहीं है। इसकी वजह से ये जो पोचिंग का धंधा है वो अंडर करंट की तरह चल रहा है, रुक नहीं रहा है। रेप्टाइल्स, टॉर्टॉइज की पोचिंग भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। ठीक है, मैंने कहा लगभग $25 बिलियन, 7 से 23 बिलियन डॉलर के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, और लगभग 20,000 अफ्रीकी दांत हर साल धाती दांत के लिए मारे जा रहे हैं। मजे की बात है कि जो FATF की रिपोर्ट है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए, उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है वो सिर्फ क्राइम नहीं है, बल्कि कुछ और क्राइम के साथ में उसका नेक्सस भी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें टेररिज्म है, जिसमें टैक्स इवेजन है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में अपने टैक्स को छुपाते हैं सेल कंपनीज के माध्यम से, वहाँ भी इसका मिसयूज होता है। तो अगर आप इलीगल ट्रेड को नहीं रोकोगे वाइल्ड लाइफ में, तो हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी इंटरनेशनल मार्केट में उभर करके सामने है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। और ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड करने वाले लोग हैं, यही FATF की रिपोर्ट को मैंने समराइज किया है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड करने वाले, पोचिंग करने वाले जो लोग हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। जो आपका टॉर वगैरह है, इसका भी द ओनियन रिंग, मतलब कि जो ये सरफेस वेब जैसे होता है वैसे डार्क वेब होता है, उस डार्क वेब टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से इनको पकड़ पाना आसान नहीं है। तो इंडिया को बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स, दुनिया को बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स, सजेशन में यही आप लिख देना, टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी उठाने पड़ेंगे, तभी आप उनको रोक सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं इसमें। एक बात जो मैंने आपको बताया कि इंडिया कीटोन स्पीसीज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अरावली का एरिया है, यहाँ पे बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा है, और कुछ बटरफ्लाई की जो टाइप हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी है। ये जनवरी 10, 2025 की खबर है।
पुरानी खबर नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी बिकती। तो बटरफ्लाई का जो पोचिंग है और उनका जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है वो आजकल बहुत बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके की जो स्पीसीज हैं उन पे ऑफिशियल्स का ध्यान ही नहीं जाता है। तभी कंजर्व कर पाओगे जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन मेजर, कंजर्वेशन मेजर आप अडॉप्ट करोगे। उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जो नॉर्म्स हैं उनको और बेहतर बनाना पड़ेगा। लॉ और एनफोर्समेंट के बीच सिमेट्री लानी पड़ेगी। तो भाई अब तक हो गया हैबिटाट का लॉस, वाइल्ड लाइफ पोचिंग, ये 2 मुद्दे क्लियर हो गए। अगर वाइल्ड लाइफ पोचिंग एक बड़ी समस्या है, इसी पर डायरेक्ट भी सवाल पूछ ले तो भी आप कर पाओगे। FATF की रिपोर्ट बता पाओगे, WWF की रिपोर्ट बता पाओगे, इंडिया के कंजर्वेशन मेथड, पॉलिसीज, रूल्स और उनमें अमेंडमेंट भी बता पाओगे। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा कारण बन रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के श्रिंक होने के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ 50% ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। जो पोलर बियर हैं वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही जो आपके हिम तेंदुए हैं हिमाचल वगैरह में, लद्दाख वगैरह में, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो होगा वो भारत में होगा। ये रिपोर्ट देखिए आप, अभी हाल ही की है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। इंडिया विल बी ग्लोबल हॉट स्पॉट फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बाई 2070। क्यों? क्योंकि लगभग 1 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए क्या कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। जब इस आर्टिकल को मैंने पढ़ा, फिर जाकर के मैंने समझने की कोशिश की कि जो वाइल्ड लाइफ ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, ऐसा क्या हो गया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के खिलाफ है, ऐसा लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो पता चला साल 2023 में सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का अमेंडमेंट कर दिया और उस अमेंडमेंट में सरकार ने कुछ प्रोविज़न किए जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो फॉरेस्ट है वो और डिग्रेड होगा, फॉरेस्ट का लैंड और डाइवर्ट होगा, जो फॉरेस्ट का एरिया है वो उसका फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगा, उसके कई पैचेज इंडस्ट्री के लिए डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफेंस के लिए, सरकारी स्कीम्स के लिए, एनक्रोचमेंट के लिए। तो इसकी एनक्रोचमेंट की वजह से, इसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो बहुत फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और जब भी फ्रेगमेंटेशन होता है तब वाइल्ड लाइफ जो है, जो जीव जंतु हो, निकल करके मैदानी एरियाज में आ जाते हैं, गाँव में आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं और इंसानों के साथ उनकी मुठभेड़ होती है। दरअसल इंसान जाकर के जंगल में रह गया है, इसकी वजह से जानवरों के साथ मुठभेड़ हो रही है, वो नहीं आ रहे हमारे पास। तो इसी के लिए कहा जा रहा था ग्रीन कॉरिडोर बनाओ, लेकिन वो तो बात अलग है। 2023 का जो अमेंडमेंट है इसमें कुछ लैकुने हैं जो मैंने कुछ लिस्ट किए हैं, आप देखिए यहाँ पे। जैसे एक डेटा कहता है 14 से 19 के बीच 1600 से अधिक लोगों की मृत्यु वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट में चली गई। और जो 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 2023 में जिसको अमेंड किया गया, इसकी कुछ प्रोविज़न है। जब भी लिमिटेशन की बात आएगी, क्रिटिसिज्म की बात आएगी, तब आप बता सकते हैं। जैसे कि कहा गया इसमें कि कंजर्वेशन के प्रोविज़न को डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कि पेनल्टी या कोई एरिया बिल्कुल डाइवर्ट ही नहीं किया जा सकता है, तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे उसको डाइवर्ट करने की प्रोविज़न डाल दी गई। और क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को पहले उतना पावर नहीं था एरियाज को डाइवर्ट करने के लिए, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ गया है। हालांकि इसको डेवलपमेंट की वजह से ऐसा बताया जा रहा है, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर, तो समझ रहे हो जब सेंटर के पास रहता था तो थोड़े से अप्रूवल्स वगैरह, चैलेंजेस वगैरह ज़्यादा होते थे। स्टेट के पास अगर खुद ही पावर रहेगा तो कोई भी लोकल पॉलिटिशियन, कोई लोकल दबंग आदमी जा करके और फॉरेस्ट एरिया को इंडस्ट्री के नाम पे ले लेगा सस्ते भाव से। 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, जिसको अमेंड किया गया है, उसका नाम है वन संरक्षण और संवर्धन कानून 2023। ठीक, और क्या किया गया? अच्छा, इसके लिए प्रायर परमिशन भी नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक, तो इस कानून की वजह से भी कंजर्वेशन एफर्ट पे वाइल्ड लाइफ के प्रभाव पड़ने की, नकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है। लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस, भारत जैसे देश में जहाँ पे
प्रकृति के साथ हमारा रागात्मक और साहचर्य का संबंध रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ट्राइबल एरियाज को अगर छोड़ दिया जाए तो हम में सिविक सेंस तो है ही नहीं, एनवायरमेंटल सेंस तो बिल्कुल नहीं है। हम अच्छे खासे टूरिस्ट हॉटस्पॉट पे जाते हैं, एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन में जाते हैं, प्लास्टिक की बोतल वहीं फेंक के आ जाते हैं, वहीं पॉलीथीन और चिप्स फेंक के आ जाते हैं। घृणा की नज़र से देखने का मन करता है ऐसे लोगों को, लेकिन अब कौन झगड़ा करे उनसे? वहाँ पे अपना शांति के लिए गया हूँ या फिर उनसे झगड़े करने के लिए गया हूँ? लेकिन ऐसी स्थिति देखी जाती है और बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, उनके बच्चे ऐसे करते हैं। सेंस नहीं है। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, जब लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पर पड़े रहते नहीं उठाते हैं, उनसे आप उम्मीद करेंगे कि वो जानवरों की देखभाल करेंगे? वो सिर्फ कुत्ते पाल सकते हैं अपने बेडरूम में। ठीक है, तो ये सबकी बात नहीं, लेकिन मोस्टली ऐसा है भारत में। ठीक, और फंडिंग और रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है, आपको पता है कैंपा तो कैंपा का जो प्रोग्राम था, ये एक बहुत ही मतलब इसकी क्रिटिसिज्म हर लिहाज से की गई। कैसे की गई? कि जो एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाए, वो कैसे किया जाए, ये जब चैलेंज था, तो फिर उस चैलेंज को दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि हम कैंपा नाम का एक फंड डेवलप कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? मान लो अडानी ने एक प्रोजेक्ट लगाया सोनभद्र में। सोनभद्र में प्रोजेक्ट लगाया, सोनभद्र के जंगल को काटना पड़ा। अडानी ने कहा कि 1 हेक्टेयर लैंड काटा है आपने, अब वहाँ से लैंड नहीं, जंगल जो है 1 हेक्टेयर लैंड से जंगलों को हमने काट दिया अपने प्रोजेक्ट के लिए। और क्या करते हैं कि हम 500 करोड़ रुपए सरकार को दे रहे हैं ताकि सरकार किसी दूसरी जगह पर एफॉरेस्टेशन कर सके या जंगल लगा सके। ये 500 करोड़ इकट्ठा होते होते कुछ साल पहले तक 50,000 करोड़ इकट्ठा हो गए कैंपा फंड में। ठीक है, और 50,000 करोड़ हो गया, सरकार ने उसको खर्च नहीं किया। बाद में कोर्ट ने थोड़ा बहुत जब एक्शन लिया तो सरकार ने वो राज्यों को पैसा दे दिया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि अडानी ने पेड़ काटा था सोनभद्र से, इकोसिस्टम बर्बाद हुआ सोनभद्र का, हैबिटाट का फ्रेगमेंटेशन हुआ सोनभद्र का। लेकिन सरकार वो पेड़ लगा रही है इटावा में या अयोध्या में। तो समझ नहीं आ रहा है। पहला तो ये है कि सोनभद्र का जंगल कटा, लगाया आपने इटावा में या अयोध्या में लगाया। एक तो ये लॉजिक समझ ही नहीं आया, कैसे एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो सकेगा? वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उनका प्रोटेक्शन कैसे हो सकेगा अगर वहाँ जंगल कट गया तो? और अयोध्या में आप लगाओगे तो कैसे वहाँ पे कंजर्वेशन आप करोगे? नंबर 1। नंबर 2, जंगल जो होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, उनमें रीजनरेशन की पावर बहुत होती है। वो ढेर सारे इंडिजिनस फ्लोरा और फोना को सपोर्ट करते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इकोलिप्टिस्ट लगा करके या मोनोक्रॉपिंग करके या प्लांटेशन करके या एक ही टाइप का पेड़ पौधा लगा करके एक दिन में सैकड़ों करोड़ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो कैंपा के 2 आधार पे, 3 आधार पे आलोचना होती है। पहला तो ये है, जो फॉरेस्ट एरिया का डाइवर्जन होता है, कहीं और फॉरेस्ट लगाया जाता है। नंबर 1, इसके पैसे को ठीक से खर्च नहीं किया जाता है, पैसा पड़ा रहता है पूल में। नंबर 2। नंबर 3, जो जंगल आपने काटा, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि आप मोनो प्लांटेशन करते हैं, और इसकी वजह से इकोसिस्टम सर्विसेज, रीजनरेटिव जो इकोसिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो कंपनसेट एक्चुअली कैंपा कंपनसेट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा था? क्योंकि तो फिनांस की दिक्कत है, फंडिंग की दिक्कत है, रिसोर्सेज की दिक्कत है, और जो है उसका ठीक से यूज नहीं हो रहा है, और उसका जो यूज भी हो रहा है वो क्वालिटेटिव नहीं है। ठीक है भैया, यूएनईपी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल लगभग $700 बिलियन की फंडिंग चाहिए अगर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है तो। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज जैसे कि क्या कहते हैं, हैसिंथ को, जलकुंभी देख रहे हो, विदेशी मछलियाँ देख रहे हो, बहुत सारे प्लांट और स्पीसीज होते हैं जो विदेशी होते हैं, जहाज़ में आ जाते हैं, कैसे भी करके समुंदर से आ जाते हैं, या फिर टर्मिनेटर सीड्स वगैरह, या और भी तमाम प्रकार के सीड्स जो विदेशों से आते हैं और फिर वो हावी हो जाते हैं। इसकी वजह से भी जैव विविधता प्रभावित हो रही, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी दिक्कत हो रहा है। पॉलिसी जो गोल्स हैं, इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ आप डेवलपमेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ कंजर्वेशन कर रहे हो, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक साथ नहीं चल सकती। आप किन बेतवा लिंक अगर बनाओगे तो सैकड़ों हेक्टेयर फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा आपको।
आप तेल के एक्सट्रैक्शन करोगे तो वहाँ के जो हैबिटाट है उसको नष्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही हाइड्रो पावर है, ऐसे ही हाईवेज। तो कन्फ्लिक्ट जो है पॉलिसी में और कंजर्वेशन में वो बना हुआ है। ये भी एक पॉइंट आप डाल सकते हो। 9 पॉइंट हो गया आपका अब तक। कंक्लूजन लिख रहा था, समय नहीं बचा इसलिए लिख नहीं पाया, बट ठीक है। एक तो गोदा वर्मन का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में 1996, 5 या 6 देख लेना। इसका जिक्र कर दो, कोई एक आध कमेटी वगैरह का और जिक्र कर दो। मैंने लिखने की कोशिश की थी कि भारत में संवैधानिक मैंडेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी प्रोविजंस हैं। सांस्कृतिक मूल्यों, भारत कल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता रहा है भारत को। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के मूल्य जो हैं, वेदों से लेकर के, वेदों की ढेर सारी ऋचाएँ प्रकृति पूजा करती हैं। सिंधु सभ्यता भी देखिए आप, आधुनिक सभ्यता भी देखिए, प्रकृति का बहुत मूल्य रहा है हमारे यहाँ। तो संवैधानिक मैंडेट, प्राकृतिक या सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, उसके साथ साथ जो प्रोग्रेसिव जुडिशरी के जो डिसीजन है, जुडिशरी के जो प्रोग्रेसिव डिसीजंस हैं, जैसे कि गोदमर्मन डिसीजन, आप लोग कहते हो ना कमेटी वगैरह के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह को कोर्ट किया करो। तो ये सब जो डिसीजंस हैं, अगर इनको स्वीकार कर ले भारतीय समाज, भारतीय सरकार, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, सब कोई, और एसडीजी जो गोल है उनकी दिशा में अगर हम ठीक से काम करें, तो निश्चित तौर पर हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और उनके साथ कोई एग्जिस्टेंस को हम हासिल भी कर लेंगे। और सब जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम एक सस्टेनेबल और एक कंजर्व्ड एनवायरनमेंट और सोसाइटी हम दे के जाएंगे। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जो मुझे लग रहा है इसी में आ गया है। फिर भी कुछ प्रयास अगर आपको देखना हो तो कुछ डेटा वगैरह दिखा देता हूँ। बाकी जो आर्गूमेंट मैंने दिए हैं इसी से क्रिटिसिज्म भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सरकार के एफर्ट जो बताए हैं आपको मैंने कहा है कि कंजर्वेशन के 2 तरीके सरकार ने अडॉप्ट किए। पहला स्पेसिफिक और दूसरा उनका जो हैबिटाट है वो। स्पीसीज के लिए सरकार ने जो कोशिश की है वो आप जानते हो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट चीता, इस तरीके से बहुत सारे हैं, सरकार ने कोशिश की है। इनकी सफलता अगर बतानी हो, आपको पता ही है पूरी दुनिया का 70% से ज़्यादा टाइगर भारत में, पूरी दुनिया में 60% से ज़्यादा एशियाटिक जो एलिफेंट है वो भारत में, एशियाटिक लायन में भी भारत के पास में काफ़ी है। डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो हमने शुरू किया, रिवराइन मरीन दोनों, उसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन आई थिंक यूपी के पास है, फिर आई थिंक बिहार के पास है, फिर असम के पास, और पीसी से क्या बोला था, सर इसमें अलग अलग टाइप की डॉल्फिन्स होती हैं ना, सारी गैंजेटिक अलग है। हाँ तो और वो जो हाँ, इंडस डॉल्फिन अलग है। हाँ लेकिन मतलब सब अलग हाँ लेकिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन में सरकार ने डॉल्फिन, स्पेशली जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, मरीन डॉल्फिन है, दोनों को कवर करने की कोशिश की है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की है। और अभी 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या क्या वाइल्ड लाइफ डे कब था अभी हाल में, इसी महीने मार्च में था ना शायद, कौन सी तारीख को था? 22 मार्च। हाँ, तो उस दिन सरकार ने 3 मार्च जो भी था यार, उस दिन सरकार ने डेटा रिलीज किया है डॉल्फिन से संबंधित। सरकार ने उनकी पॉपुलेशन वगैरह के लिए के परिप्रेक्ष्य में डेटा रिलीज किया कि कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ओके। और इस बार का जो वाइल्ड लाइफ डे का जो थीम था वो कुछ था, कनेक्टिंग द प्लैनेट यूजिंग सोशल मीडिया एंड डिजिटाइजेशन, ऐसा कुछ करके थीम था उसका, तो भी ध्यान रखना। तो प्रोजेक्ट चीता जो है, सरकार ने कोशिश की है कि चीता को भारत में फिर से रिवाइव किया जाए। इसके लिए नामीबिया से चीता लेके आए हम लोग, चीता का रीइंट्रोडक्शन कराया। और अभी कुछ कुछ एरियाज और हैं, जैसे भोपाल में गांधी उद्यान वगैरह है, वहाँ पे भी चीता को इंट्रोडक्शन करा रीइंट्रोड्यूस कराने का प्रयास चल रहा है। तो ये सब तो हो गया स्पीसीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन एफर्ट, बहुत सारे हैं, सबका लिस्ट करना ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है हैबिटाट में ही उनका कंजर्वेशन किया जाए, उसके लिए आपके सामने डेटा है।
भर भर के कि हैबिटाट के लिए ही क्या कंजर्वेशन किया जाए। उसके लिए सबसे पहला कानून ही आता है कि 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, उसके अमेंडमेंट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, बायो रिजर्व, क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सब मिला के 114 है। रामसर साइट्स वगैरह पे भी सरकार काफ़ी जोर दे रही है। जो वेटलैंड साइट्स हैं उनके कंजर्वेशन के प्रयास कर रही है। ठीक है, इस बार का जो वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, जब सरकार उसको सेलिब्रेट कर रही थी, तो ओखला जो बर्ड सेंचुरी है नोएडा का, वहाँ पे सरकार ने इसको सेलिब्रेट किया। और भारत दुनिया के उन शीर्ष देशों में है जहाँ पे रामसर साइट काफ़ी ज़्यादा है, उनका कंजर्वेशन भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप हैबिटाट बेस और स्पीसीज बेस, दो तरीके के कंजर्वेशन मेथड को अगर आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि डेटा फैक्ट आपके पास भर भर के है, वो आप कर सकेंगे। वहीं सब लिखा हुआ है कि सरकार ने कुछ और पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए हैं, जैसे कि पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से लेकर के 2031 तक चलेगा। ठीक है, लैंडस्केप कंजर्वेशन, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में किया जाए, उसकी कोशिश है किसमें, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031 तक। तो इसका जिक्र कर देना जहाँ जहाँ भी आप नीतिगत प्रयासों की जिक्र करोगे वो। दूसरा, चूंकि इंडिया में वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम करने के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजी के लिए एक एक्शन प्लान सरकार ने तैयार किया है। 2021 से 26 के लिए सरकार काम करेगी। क्या करेगी उसके लिए? उसके लिए सरकार करेगी कि भाई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। उसके लिए जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उसमें एक टर्म यूज करती है सरकार, हल्की को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, लो वेट सैटेलाइट असिस्टेड रेडियो कॉलर्स, यानी कि सैटेलाइट वगैरह की मदद से उनको ठीक से सरकार ट्रैक कर पाए, उनके मूवमेंट को ट्रैक कर पाए, उनके मूड को, उनके बिहेवियर को समझ पाए, वो हल्के भी रहें ताकि उनको कोई बीमारी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा सरकार उनको रेडियो कॉलर पहनाने की और उसको मॉनिटर करने का प्रयास कर रही है। जंगल के आसपास जो आबादी है, सरकार उनमें जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। इको सेंसिटिव जोन बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, ताकि कम से कम एक्टिविटीज़ हों, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कोर एरिया और बफर एरिया के आसपास। ये सब है। ठीक है, तो लिख देना, और क्या ही है। हैबिटाट एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन, सरकार जो भी जीव जंतु हैं, वनस्पति है, उनके रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर रही है। नंबर दिया हुआ है कि इतने सारे रिकॉर्ड को सरकार डिजिटाइज कर चुकी है। तो ये भी सरकार का प्रोग्राम चल रहा है 2024 से, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से। सरकार ने मिष्टी करके एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम, यानी कि जो भी तट के आसपास लोग रहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कोस्टल सस्टेनेबिलिटी के लिए, तटीय सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक आवास को बहाल करने के लिए, और सुनामी जैसी आपदा से भी सुरक्षा के लिए, इसके साथ साथ जो तट के आसपास लोग रहते हैं उनकी एक अल्टरनेटिव इनकम भी हो सके, इसके लिए सरकार कह रही है तुम मैंग्रोव के पौधे लगाओ। ठीक है, तो इससे सारे पर्पज जो है सॉल्व हो पाएंगे। पर्यावरण की सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, आपदा से सुरक्षा, लोगों की इनकम, ये सब हो पाएगी। इस प्रयास को कहा गया मिष्टी। ठीक है भैया। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये भी चालू किया गया है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ये भी किया गया। रिसर्च वगैरह के लिए भी सरकार काम कर रही है। कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी मदद के लिए सरकार ने कुछ शानदार नामों की खोज की है और उनका प्रयास किया है। एक पेड़ माँ के नाम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के सेलिब्रेशंस भी किए हैं। इस बार का जो थीम था, वो क्या थीम था, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आरओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रीलिम जो होने वाला है। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये सब है। इसके अलावा सरकार ने 2019 में कोस्टल रेगुलेशन जोन पास किया, अमेंडमेंट किया, और इसकी मदद से सरकार ने जो कोस्टल एरिया थे उनके कुछ दूरी तक, जिसको सरकार इको सेंसिटिव जोन कहती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी, अनसस्टेनेबल, नॉन सस्टेनेबल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बैन किया, ताकि मैंग्रोव का, कोरल रीफ का, टर्टल का,
या उनके नेस्टिंग ग्राउंड का प्रोटेक्शन कर सके। आपको पता है कुछ कुछ हमारे जो बीचेज हैं इतने सेंसिटिव है, जैसे कि गाहिर माथा। अब गाहिर माथा बीच पे हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में ये जो टर्टल है, क्या नाम है इसका, जो वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है आईयूसीएन के द्वारा। हाँ, रेड क्या, ओलिव रिडले जो टर्टल है वो आते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं वहाँ पे। और अगर इनके जो नेस्टिंग करने की जो साइट है, यानी कि जहाँ पे ये अंडे देते हैं, अगर वहाँ पे जरा भी इंक्रोचमेंट हुआ, जरा भी कंस्ट्रक्शन या पोल्यूशन या हैबिटाट को जरा भी डिस्टर्बेंस हुआ, तो ये पूरा वाइप आउट हो सकता है पॉपुलेशन। इसीलिए आईयूसीएन को पता है कि करोड़ों अरबों की संख्या में इनकी पॉपुलेशन है ओलिव रिडले टर्टल की, उसके बावजूद ही इसको आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। तो भारत सरकार ने इसीलिए कोस्टल रेगुलेशन जोन वगैरह पास किया ताकि इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इनको हम कंजर्व कर सकें। बहुत सारे प्रयास हैं, उनको आप कैटेगराइज कर देना पॉलिसी में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, रिसर्च के लिए, और क्या करेंगे, कंजर्वेशन के लिए, और फंडिंग के लिए, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये सब कर देना। 4-5 पॉइंट, बहुत अच्छे पॉइंट एग्जाम्पल के साथ। ठीक है भाई, कुछ बचा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में? सर अगर इस पे ऐसे आ जाए हाँ, तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। पहली चीज़ तो इस पे ऐसे आने की संभावना ठीक ठाक कम है, बहुत कम है एक्चुअली। फिर भी अगर आ जाता है, आएगा तो पर्यावरण पे जनरल आएगा, ठीक है ना, ओके। या मान लो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे आ भी गया, तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप थोड़ा सा कैची कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया ना, डेटा डेटा डेटा, भारत की महिमा का गुणगान कर दो कि भारत ने क्या शानदार प्रयास किया है। और अंतिम लाइन में शानदार प्रयास मतलब 2.5% ज़मीन है, 8% बायोडायवर्सिटी है, दुनिया के 4 बड़े बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं 34 में से, ये सब आप लिख सकते हो। और एक लाइन आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पोचिंग भारत में ठीक ठाक मात्रा में हो रहा है। भारत में जो फॉरेस्ट है उसका फ्रेगमेंटेशन, उसका डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। एलियन स्पीसीज बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कोरल रीफ और मैंग्रोव बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो, दूसरी तस्वीर भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। फिर पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया, जो थोड़ा सा कैची लगना चाहिए, भाषा के स्तर पर भी, डेटा के स्तर पर भी, प्रेजेंटेशन के स्तर पर भी। फिर डिपेंड अपॉन टॉपिक, अगर वो कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण, सिर्फ इतना ही ओपन एंडेड टॉपिक दे रहा है, सिर्फ इतना, क्योंकि ऐसे जनरली छोटा होता है टॉपिक, ओपन एंडेड होता है ताकि आप लिख सकें, एक डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन नहीं होता है। तो वन्य जीव संरक्षण इस तरीके से खाली टॉपिक आ जाए, तब उसमें आप शुरुआत से करेंगे। पहला तो जो डायमेंशन होगा वहाँ पे लिखना नहीं हेडिंग, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए वन्य जीव संरक्षण की स्थिति क्या है पूरी दुनिया में और भारत में। अगर भारत की स्पेसिफिक पूछेगा तो भारत का कॉन्टेक्स्ट देना, दुनिया का थोड़ा सा, अगर दुनिया का कहेगा तो भारत और दुनिया का 50-50% कर देना, 60-40 कर देना, इंडिया का 60 दुनिया का 40। वन्य जीव संरक्षण की स्थिति क्या है उसमें डेटा फैक्ट दे करके वो तस्वीर दिखाना है एक पैरा में, बड़े पैरा में। दूसरा, फिर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इंडिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और वो प्रयास पॉलिसी से लेकर के टेक्नोलॉजी तक होना चाहिए। फिर तीसरा, वर्ल्ड की स्थिति बता देना कि भाई क्या क्या प्रयास दुनिया के स्तर पे हो रहे हैं। फिर बताना कि उनकी बर्बादी किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, पोचिंग किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से उनके आवास का विखंडन हो रहा है, किस तरीके से वो वाइप आउट हो रहे हैं, किस तरीके से 1970 से लेकर के 2025 के बीच में WWF कहता है कि 70% लगभग वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुके हैं। ठीक है, वो सब पूरा आप बता देना। तो 4-5 पैरा तो ऐसे हो गया। फिर अंतिम 2 पैरा जो होगा वो वे फॉरवर्ड टाइप का होना चाहिए कि दुनिया के जो देश हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वन लाइफ वन अर्थ के विजन के लिए, लाइफ मिशन के लिए, है ना, ये सब इंडिया के हैं की टर्म्स, तो उसको डालने से अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर साझा प्रयास करें तो जो मनुष्य है और जो जीव जंतु हैं उनके साहचर्य संबंधों के साथ साथ ये दुनिया बची रहेगी। एक कंक्लूजन में लिखता था अपने पेपर में, जब मैं लिखता था एनवायरनमेंट का, कि देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज नो प्लानट बी। अभी ब्लैंकेट से मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें था नो प्लानट बी, तो आप ऐसे कर सकते हो, उसके जो थैला था उस पर लिखा था कि देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लानट बी। मतलब इस दुनिया में कोई भी प्लान बी नहीं हो सकता एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि कोई प्लानट बी नहीं है, दूसरी प्लानट है ही नहीं, तो प्लान भी हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से आप कंक्लूजन को अंत कर सकते हो, ज़्यादा कैची लगेगा। ठीक है,
समझे भाई? सर जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया जनरल टॉपिक ऐसे इन्वायरमेंट पे उस पे एक अगर पोएम याद किए तो पोएम लिख सकते हैं रिलेवेंट बहुत शानदार हो, सबसे अगर पहले बहुत शानदार है, अच्छा बहुत शानदार है, प्रभाव पैदा करने वाला है तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा होना चाहिए सर थोड़ा। तो पोएम के बाद क्या उसको जस्टिफाई करना चाहिए नहीं कि नहीं, इसमें क्या कहना चाह अगर रहा है कि सीधे हाँ, पे डाटा तो शुरू कर इस दें पे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत हास्यास्पद है कि मुझे भी कविता लिखने का बहुत शौक था। तो जब मैंने अपना 12th कर लिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो एक ठीक ठाक मंच पे मुझे कविता पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। और युवा कवि, नवोदित कवि टाइप का परिचय मेरा कराया जिसने भी। तो मैंने अपना कविता पढ़ा और फिर उसका मतलब समझाना शुरू किया। तो मंच पे जो थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा, वो कविता बेटा कविता नहीं होती जिसका मतलब समझाना पड़े, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत कठिन, बहुत ही कठिन, ऐसा मुक्त बोध जैसी कोई कविता हो जिसका मतलब समझता ही नहीं किसी को, बात अलग है। अदरवाइज सामान्य हिंदी में, सामान्य भाषा में कही गई कविता, उसका अगर मतलब समझाना पड़ रहा है फिर मत लिखो, ठीक। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है भाई, समझे? ओके सर हाँ, क्योंकि उसको वहाँ कितना समझाओगे, वो तुम्हारा जगह भी जाएगा और वो भी सोचेगा कि भाई कविता को समझाने के लिए तुम टॉपिक मिला था या तुमको सीधे कम टू द पॉइंट बात करने के लिए कहा था, ठीक। ये सर कविता बहुत सिंपल रहेगी हाँ, मतलब लेमैन लैंग्वेज लेकिन कविता के रहेगी साथ इतना आकर्षण, इतना क्या कहेंगे उसको, अ, जुड़ाव जुड़ाव नहीं, उसके लिए और थोड़ा बेहतर शब्द तो ओ, हाँ लगा, ओ, और आसक्ति, आसक्ति, कविता के प्रति इतनी आ आसक्ति सकती क्यों है है। आपकी? हाँ, एक्चुअली सर मैंने ये देखा यूपीएससी के टॉपर वो जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी भर भर के कविता लिखे उनमें नंबर मिल गए सर कहाँ कबीर का मुझे लाइन लगता लिख है दिया शायद वो तुमने? एग्जामिनर यहाँ वाले क्वेश्चन कहाँ लिखा भाई तुमने कबीर की लाइन? तकदीर नहीं सर वो प्रॉपर लिख देते हैं मतलब बीच में भी एक दो कोट डाल देते हैं अच्छा, ठीक है, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, अच्छा भाई देख लेंगे। साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूँ, पर्यावरण का भी स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ। मेरा जितना अनुभव कहता है, नमक स्वादानुसार, अगर ज़बरदस्ती चेपोगे ना तो कोफ्त होने लगती है किसी को भी, ठीक। तो अगर गुंजाइश है तो लिखिए, उतना ही लिखिए जितना वो पचा सके और जितना उसको, उससे एक अच्छा भाव आए, बजाय कि वो उबना शुरू कर दे, ठीक है भाई। सर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ द अर्थ आवर होम सो वास्ट सो ब्लू yet warming fast beneath the sky is you act now let the nature balance restore lest tomorrow regret knocks at our door ये है तो ये इससे शुरुआत कर सकते हैं छोटा हाँ, सा तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काहे को इसका अर्थ समझाओगे तुम? अगर करना ही है निबंध में तो इससे जोड़ करके आगे की लाइन लिखो, ठीक है ना। इससे जोड़ करके आगे की शुरुआत फ्लो मेंटेन करने के लिए जोड़ सकते हो, पर इसको एक्सप्लेन मत करो, बहुत आसान है, इतना तो आता ही है उसका। थैंक यू किसी मित्र की कोई पॉइंट, कोई सजेशन? सर इसमें मतलब जो कंजर्वेशन, जो चेंजेस है वो कंजर्वेशन के, उसमें एक पॉइंट था, मतलब वो मैग्नेटिक पॉल्यूशन उसमें लिखा है कि मतलब उससे जो माइग्रेटरी रूट्स होता है, वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है उनका। जैसे मैग्नेटिक पॉल्यूशन जो होता है, जो हाई टेंशन लाइंस जो होती है उनसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उससे, और बहुत सारी चीजों से, जैसे एविएशन सेक्टर से भी होता है वो। तो पोल्यूशन का जो डायमेंशन है, आर्गुमेंट है, पोल्यूशन का डायमेंशन आर्गुमेंट डालना, और पोल्यूशन में वेस्ट डिस्चार्ज से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो टेक्नोलॉजिकल पोल्यूशन है वो भी मेंशन कर देना, क्या दिक्कत है? और सर एक पॉइंट और था, जो कंजर्वेशन के मतलब जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें जो हमारी कस्टमरी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी तो एक इंफ्लुएंस है ना। हाँ बिल्कुल। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेक्रेड ग्रोव का बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है। सेक्रेड ग्रोव मतलब आपने जो कहा उसके दो पक्ष बताता हूँ मैं आपको। एक तरफ कंजर्वेशन होता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जहाँ लोगों को दफन किया गया उनके पूर्वजों को, उसके आसपास उन्होंने जंगल बना दिया, तो उनका एक हिसाब से निजी राइट वाला वो एरिया हो गया जिसको सेक्रेड ग्रोव, बहुत पवित्र भूमि मानते हैं, चप्पल निकाल करके वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन में मददगार साबित होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी संस्कृति ऐसी है कि जानवरों को बलि दे देते हैं या उनको चमड़े को सुखा करके उनका उपयोग करते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अपने घर में डोमेस्टिक यूज के लिए। तो वो जैसे वो
क्रोकोडाइल का स्किन होता है उसको उसके हैंडबैग्स हाँ, बनते हैं, तो बहुत धार्मिक एक्सपेंसिव बैग्स बनते तो जो हैं। पोचिंग और इलीगल ट्रेड है वाइल्ड लाइफ में, उसके कारणों में एक बड़ा कारण धार्मिक और रीति रिवाजों में इस्तेमाल किया जाने की जो परंपरा है, वो भी एक बड़ा कारण है। अगर भी धार्मिक और रीति रिवाजों में जैसे भारत में एक परंपरा थी पुराने जमाने में कि मृगछाल पर लोग बैठते थे, आपने भी सुना होगा, मृगशाला पे बैठते थे ना, पूजा करते थे वो सब। अगर अभी हर कोई मृगशाला पे बैठना शुरू कर दे तो 150 करोड़ मृगशाला की जरूरत पड़ेगी, इतना तो मृग ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो और वो चीता तो इसीलिए मतलब वो लगभग उनका पोचिंग ही उनका मेन रीजन था एक्सटिंक्ट होने का उनका चीतास का। अंकित, बहुत कुछ आश्चर्य है इस दुनिया में, ठीक है, क्या करोगे? और सर मतलब एक जनरल क्वेश्चन था कि मतलब ये जो कंजर्वेशन है ये बायोडाइवर्सिटी, ये हम हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि ये नहीं नहीं, हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि मतलब इन जनरल है ये प्रकृति जो उससे है, अलग है कुछ। प्रकृति जो है, मुझे दो तरीके की इसमें थ्योरी चलती है। एक है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, मतलब कि जो मानव को केंद्र में रख करके सब कुछ देखते हैं। ह्यूमन सेंट्रिक और हाँ, उसे तो anthropocentric। एंथ्रोपोसेंट्रिक जो थ्योरी है वो क्या कहती है भाई, अंत में ना इंसान बचा रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी हर जगह लागू हो रही है, ठीक। नहीं सर, अगर एक, इसमें हाँ बोलो। इसमें एक पॉइंट है कि सर मतलब नेचर को कुछ नहीं होने वाला, नेचर सुपर कैपेबल है, वो तो अपनी फॉर्म बदल के हमारे जैसे ह्यूमन द्वारा प्रोड्यूस कर देगी और हमसे सुपर ह्यूमन हाँ को लेकिन वो, प्रोड्यूस कर हाँ देगी। लेकिन उसकी दूसरी थ्योरी ये है कि वो तब कर पाएगी, रीजनरेट कर पाएगी जब वो बची रहेगी, रेजिलियंट रहेगी। इंसान इतना अंधाधुंध सब काम कर रहा है भाई, महासागर जो बचे थे वहां पे भी इतना जबरदस्त पोल्यूशन हो रहा है, इंसान कहाँ नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर दूसरी थ्योरी ये कहती है कि भाई ऐसे ऐसे एस्टेरॉयड, अभी अमेरिका ने एक नया एस्टेरॉयड खोजा है जिसका नाम क्या है, उस पर मिशन भेजा है अमेरिका ने एक्चुअली, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि वहाँ पे एस्टेरॉयड पे जो मेटल पाए गए हैं, रेयर अर्थ मेटल, उससे करोड़ों वर्ष तक पूरी दुनिया की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं रेयर अर्थ मेटल की, इतना वैल्यूएबल है वो। अभी जो आउटर स्काई ट्रीटी है, आउटर स्पेस जो ट्रीटी है, खत्म हो रहा है। कब हाँ खत्म हो रहा है? 26 में खत्म हो रहा है क्या, या 30 में खत्म हो रहा है? आउटर स्पेस ट्रीटी जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता है दुनिया भर साथ आएंगे और कहेंगे देखो स्पेस जो है वो पूरी दुनिया की संपत्ति, साझी संपत्ति, उस पर क्लेम मत करो। हर कोई क्लेम करना शुरू कर देगा, चांद पे, मार्स पे, जो जहाँ गया। तो इंडिया ने भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं साउथ पोल पे, तो इंडिया कहेगा ये वाला इलाका मेरा, चूंकि मैं भी यहाँ पहुंचा था। उसका भी कॉलोनियलाइजेशन शुरू होगा। भारत पीछे रह गया था जब पहला औपनिवेश शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे भारत पीछे नहीं रहेगा, स्पेस साइंस में भारत आगे है। तो वहाँ पे आने वाले समय में बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनके एक्सट्रैक्शन की, वहाँ पे ह्यूमन हैबिटाट को बसाने की स्थिति बहाल होगी। अंत में अगले 100 सालों में आप देखोगे कि ये सब जो साइकी मिशन था क्या वो? अगले 100 सालों में आप देखोगे ये सब जो भी झंझट चल रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेट हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो समस्या ही खत्म हो जाएगी मुझे लग रहा है। क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लेगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी इंसान तरीका ढूंढ लेगा कि दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ऐसे सेंसर्स आ गए हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर शुरू होता है, नासा को पता चल जाता है, पूरी दुनिया में वो अलर्ट भेज देता है। भले अपना आग नहीं कंट्रोल कर पाए इस बार कैलिफोर्निया का, लेकिन उसके बावजूद नहीं सर, हम्म ये तो मतलब ये तो विजिबल थ्रेट्स है, ये नोन थ्रेट्स है, जैसे ज़ॉम्बी वायरस है जैसे वो मतलब जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है उसमें ऐसे ऐसे ज़ॉम्बी वायरस, तो मतलब कोरोना तो उसका समझ लीजिए आपकी बात है, मतलब एक इंसान ने point कंट्रोल किया ना उसका। भाई। देखो कोरोना, अब तुम सोचो जब ब्लैक डेथ हुआ था, ब्लैक फीवर जब आया था स्पेन वाला, ठीक है ना, तो यूरोप की लगभग भाई 50% आबादी खत्म हो गई थी, ठीक है, वाइप आउट हो गए थे, खत्म हो गई थी। मतलब स्पेन के तट पे 2 जहाज आए, उनमें लोग बीमार निकले और पता चला पूरे यूरोप में फैल गया और आधी आबादी खत्म, ठीक। कोरोना उसकी तुलना में अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है, दुनिया भर में सब ग्लोबलाइज्ड दुनिया, इंटरकनेक्टेड दुनिया है, पूरी दुनिया में कोरोना फैला, लेकिन कितने % पॉपुलेशन दुनिया की खत्म हुई? 1% भी नहीं खत्म हुई, है ना आंसू? यानी हमने मैनेजमेंट बहुत तेजी से कर लिया। तो एक थ्योरी ये भी है कि इंसान जो है किसी भी मुसीबत को लेकिन सर कर ले। इसमें एक पॉइंट है कि हम पहले से एक्सपोज थे, कोरोना कोई नया वायरस नहीं था, हम तो इसके लिए बहुत पहले से एक्सपोज थे, मतलब उतना डेडली भी नहीं था और उतना एक्सपोज भी नहीं था, ये तो हाँ, मतलब एक। तो फिर नया वायरस आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा इंसान के पास जिसके लिए एंटीडोट हाँ नहीं है, मतलब तो फिर खत्म मैं हो जाएगा। मतलब ऐसा सुपर कंटेजियस कोई वायरस हो कि मतलब वो मतलब ऐसा हो कि तो उसके खत्म हो पास जाएगा, हमारे पास उसकी कोई तो खत्म हो जाएगा, मैपिंग ही ना हो। खत्म हो जाएगा। और क्या, जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं सीड बैंक बनाने का, सीड वार्ड बनाने का, उधर कहाँ पे, सॉलबार्ड वगैरह में ना, नॉर्वे वगैरह में, भारत लद्दाख में बना रहा है, नॉर्वे उधर वो साल सॉलबार्ड में बना रहे हैं। उन लोगों का कॉन्सेप्ट यही है ना कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो कम से कम पोलर रीजन में, पहाड़ियों पर, जंगलों में, या बहुत फार ईस्ट, बहुत दूर दराज वगैरह में रहने वाले जो लोग हैं वो बचे रहेंगे। कम से कम मनुष्यता बची रहेगी। मैं कहता हूँ बार बार कि भाई पूरी दुनिया खत्म हो जाए, मनुष्यता कभी नहीं खत्म हो, ह्यूमनिटी नहीं खत्म हो सकती। क्यों? ह्यूमन
कहीं भी बचा रहेगा, वो सर्वाइव कर लेगा, खुद को विकास कर लेगा, बढ़ा देगा। और अगर किसी को देखना हो थोड़ा सा तो डॉन ऑफ एप करके एक मूवी है ना, उसको देख लो कि किस तरह से इंसानी सभ्यता खत्म हो जाती है, बंदरों का राज हो जाता है पूरी दुनिया पे। ठीक, तो मुझे ठीक ठाक आशावादी व्यक्ति हूँ, मुझे लग रहा है पूरी दुनिया खत्म भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरी दुनिया ना खत्म हो, इसकी गारंटी नहीं है, खत्म हो सकती है। इंसान कमजोर भी पड़ सकता है अगर उसका कॉग्निटिव एवोल्यूशन लगातार नहीं होता गया तो। नहीं तो सर मतलब ऐसा है कि मतलब मैं क्या तो एक तो जैसे टेक्नोलॉजी से भी हमें खतरा है, एआई बोला वो सिंगुलरिटी वाला एआई का concept खतरा चल तो रहा है मुझे कि हाइपोथेटिकल लगता है आंसू, मतलब ठीक है, उस एआई का खतरा है, अपना चैलेंज है एआई का। क्या खतरा है एआई का बताओ। अच्छा बताओ, जब कंप्यूटर आया था 80s में, 70s 80s में इंडिया में और पूरी दुनिया में फैला था, तब यही बात लोग कह रहे थे नहीं सर कि कंप्यूटर वो हमें खा जाएगा। सिंगुलरिटी वाला कॉन्सेप्ट हाँ, कॉन्सेप्ट मतलब वो सिंगुलरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है सर वो सिंगुलरिटी कौन, एआई में ग्रेविटेशनल, नहीं नहीं वो नहीं पढ़ा मैंने। मतलब उसमें सिंगुलरिटी उधर एआई कहता है कि ग्रेविटेशनल वेव वाला सिंगुलरिटी मुझे लगा तुम बोल रहे हो, फिजिक्स नहीं में। नहीं वो नहीं मतलब ये एआई में भी एक सिंगुलरिटी ऐसा चल रहा है कि मतलब एक टाइम आ जाएगा ऐसा हम्म। कि मतलब वो एआई अपनी एल्गोरिथम्स को इतना रिफाइन कर लेगा कि वो ह्यूमन को रिसोर्स मानने लगेगा एक तरीके हाँ से तो कि ठीक है ना वो भाई अपना आंसू, अंत में तुम बताओ मुझे, इस डर से कि एआई हम पे कंट्रोल करेगा, हम एआई को डेवलप ही ना करें क्या? पहली चीज़ तो ये तो बहुत बेकार की बात है। नहीं ये तो दूसरा ये है, जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो सबसे पहले उसके पहले डर आया है। कंप्यूटर जब आया, इंसानों को लगा कंप्यूटर हमें गुलाम बना लेगा, ख़त्म कर देगा, लगा ना। यहाँ पे एनआरसी और सीए पे तो लोगों को लगता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे तो एआई और कंप्यूटर पे डरेंगे ही डरेंगे। इंसान इसीलिए सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि इंसान रिस्क लेता है। बात समझ रहे हो? अगर इंसान इवॉल्व नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा, तो इंसान बचेगा ही नहीं। और एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी चल रहा है कि इंसान अभी तक लेबर रहा है, इंसान का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, खेतों में काम करता रहा है, बहुत मेहनत करता रहा है इंसान। और जो पॉल हरारी हैं अपनी किताब होमो सेपियंस में लिखते हैं कि एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक था ह्यूमैनिटी का। एग्रीकल्चर करने की वजह से इंसानों ने क्या किया, मेहनत करना शुरू कर दिया, एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनी थी, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ था, वो तो मज़े करते रहे, जिनके पास कुछ नहीं था उसने असमानता पैदा किया और लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन में ढकेल दिया। एआई अगर आ जाए, इतना ज़्यादा काम, सारा काम एआई कर ले, सारा काम एआई कर ले, गवर्नमेंट उस पर 50% 80% का टैक्स लगा दे, तो जितने बाकी लोग हैं जो बेचारे एआई नहीं चला सकते, गरीब लोग हैं, मुझ जैसे लोग हैं, उनको सरकार पैसे दे दे फ्री में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दे, यूबीआई दे दे कि जाओ तुम मजे नहीं करो। सर तो और उसके साथ एआई के साथ ये दिक्कत आ जा रही है उसके पास अपनी भी सोचने की पावर है और वो लगातार इवॉल्व होती जा रही है मतलब ह्यूमन की जो सोचने की और मेमोरी पावर है वो कर एक लेगी एक कंट्रोल, टाइप पे आके कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगी कंट्रोल, ठीक है ना, ये नहीं सर, कर लेने दो। टर्मिनेटर मूवी में हमेशा इंसान ही जीत गई। नहीं नहीं, वो तो मूवी में हमेशा जिसको जिताना होता है उसी को जिताते हैं, हीरो ही हमेशा जीतता है, उसका नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन एआई कर लेगी कंट्रोल, कर लेगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बहुत पहले लोग कर गए हैं। ऐसे देखा जाए तो हाथी का कॉग्निटिव जो स्किल है, जो सेंस है, वो हमसे ज़्यादा है, ठीक है, उसके सेंसेस बहुत अच्छे हैं। हाँ, मेरे और कुत्ते के बीच, गाय और बैल के बीच जो जीन है उसमें बहुत ज़्यादा 90% तक, 95% तक, 98% तक सिमिलरिटी है। उनका कहीं 1-8% इवोल्यूशन हो गया होता तो आज गाय हमसे कहती कि हमारे लिए चारा लाओ, पानी लाओ, हम गाय के लिए चारा पानी ला रहे होते, मजदूर बन के काम कर रहे होते, और गाय दुनिया पे रूल कर रही होती। तो 1% के इफेक्ट की वजह से, डिफरेंस की वजह से हम रूल कर रहे हैं ना, कर रहे हैं दोनों भाई। हाँ, क्या करें उसका, अच्छा ठीक ऐसे उसका तनाव मतलब अभी नहीं वो तनाव नहीं वो मतलब ऐसा जनरल क्वेश्चन था कि हाँ, ये इस जो पे बहुत, कंजर्वेशन है अभी या एलन मस्क ने बोला ना कि सबसे बड़ा डर है एआई का कि कहीं ऐसा ना हो इंसानों को एक हिसाब से कंट्रोल करे। लेकिन ये जो चिंता है, इस चिंता के पीछे तथ्य कम है, हाइपोथेसिस ज़्यादा है। ऐसी चर्चाएं मैं भी देखता हूँ, गप्पे हैं ना, गप्पों में मुझे मज़ा आता है, लेकिन हाइपोथेसिस ज़्यादा है, चर्चा ज़्यादा है, और इसमें तथ्य बहुत कम। क्योंकि अंत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कोई ना कोई कमांड देगा, कम से कम बिजली के प्लग की तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। नहीं सर उसमें यही सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब वो इतना रिफाइन हो जाएंगे कि वो मतलब सब कुछ सोचने लगेंगे सब कुछ मतलब उन्हें अपने आप को बढ़ाना होगा और बस अपने लिए रिसोर्स इकट्ठा तो करने आप होंगे कह रहे हैं कि तो रोबोट के रूप में नया इंसान पैदा हो जाएगा, ऐसा कुछ टाइप। हाँ मतलब वो इंसान से भी अच्छे होंगे इंसान से ठीक मतलब है ना, उनकी मेमोरी पावर अनलिमिटेड होगी टेंस टू इनफाइनाइट और उनकी मतलब रेजिलियंस पावर इमोशन भी होगी ये हो जाए सब थोड़ा सा उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, रह लेंगे साथ में, चलेगा, इमोशन भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे दूसरे ग्रह से आया हुआ अपना ही कोई सगा है। हम मार्स पे चले जाएंगे ना, एआई को यहाँ रहने देंगे, गंदी सी दुनिया है यहीं नहीं रहे। सर तो उसमें अमीर लोग ही जा पाएंगे ना पहले 10,000 कोई पहुंच नहीं नहीं, जाएंगे अभी हम तो पीछे अभी लगे सस्ता हो रहा है भाई, एयर टैक्सी कितना सस्ता, स्पेस टैक्सी कितना सस्ता हो रहा है, वो सब अग्निकुल वगैरह, क्या नाम उसका भी बनाया ना उसने, स्पेस टैक्सी, सस्ता हो रहा है, काफ़ी सस्ता हो रहा है। मुझे तो ठीक ठाक अंदाजा है कि
बूढ़ा होने से पहले मैं इतना पैसा इंतजाम कर लूँगा कि मैं स्पेस का टूर करके आऊँगा, अपनी इच्छा है, कर लेंगे। ठीक है सर। चलो भैया, बहुत बकर हो गई, शुभ रात्रि, मिलते हैं। पढ़ रहे हो ना सारे लोग? कितने लोग मेंस दे रहे हैं इसमें से? पढ़ता है कितने लोग मेंस दे रहे हैं? दे रहे हैं लगभग, सभी दे रहे हैं? मुझे लगा जितने टिके हुए हैं सभी दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए टिके हुए हैं। नहीं मैं नहीं दे रहा। नहीं सर, मैं नहीं दे रहा। कोई बात नहीं है, तैयारी अभी से कर लो, विशेष साइकिल में ना फंसो। जो मेंस नहीं दे रहे हैं उनके लिए और अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं मेंस, है ना? नहीं तो प्रीलिम से पीछे ही नहीं छूटता लोगों का। ठीक है भैया, जो लोग भगीरथ प्लस में हैं उनके लिए बताऊं कि आज ही मैंने फाइनलाइज किया है GS2 कैसे पढ़ाना है। तो टोटल 21 लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई? तो 21 लेक्चर जो हैं उसमें मैं पहले IR पढ़ाऊँगा। BPSC के मित्रों का आग्रह था कि IR पढ़ा दो पहले, उनके लिए भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है, पहले ये 18, 19, 20, 21 जो टॉपिक है ये IR का पढ़ लेंगे। फिर यहाँ से हम 1 से लेकर के 17 तक हम पढ़ना शुरू करेंगे। 21 टॉपिक हैं, मुझे एक उम्मीद है कि 25 दिनों में इसे लगभग ख़त्म कर देंगे, टेस्ट वगैरह के साथ, सेक्शनल और फुल लेंथ। 25 दिन ये GS4 यानी एथिक्स के टोटल 7 टॉपिक प्लस एक केस स्टडी, 8 टॉपिक, 33 दिन, 35 दिन मान लो। तो एक 10 मई के आसपास तक ख़त्म, 10-12 मई तक ख़त्म हो जाएगा, एट द मोस्ट 15 मई। रही बात GS5 की, कुछ लोग चिंता जता रहे थे टॉपर्स वाले ग्रुप में, इसलिए बोल रहा हूँ। GS5 पे कंटेंट डेवलप हो रहा है, कंटेंट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत स्टेटिक है। और अगर कल्चर वगैरह का टॉपिक छोड़ दिया जाए तो बाकी सब GS2 से उठा लिया है, GS3 से उठा लिया, मतलब वो सभी पेपर का ऐसे लगता है वो है मिक्सचर है। तो उसका क्वेश्चन आंसर डेवलप कर रहे हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं, उसका कंपाइलेशन आपको दे देंगे। बहुत स्टेटिक है, कहोगे तो पढ़ा देंगे, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए मत बोलो आप लोग, क्योंकि बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत कंटेंट को रिफ़ाइन करना पड़ता है। खास करके जब मैं लाइव लेक्चर लूँगा तो मैं नहीं लूँगा चलेगा, लेकिन सस्ता तो नहीं करूँगा नहीं। तो कंटेंट डेवलप हो गया है, लेकिन वैल्यूडेशन बहुत चल रहा है, क्योंकि GS2 और GS4 जो है, GS2 बहुत डायनेमिक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद फिर से आपको कुछ करना पड़े। तो जो भी बैकलॉग है आप कवर कर लीजिए, जब लाइव लेक्चर होगा उसको सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है? 15 मई के बाद में सिर्फ टेस्ट लिखिए, सिर्फ आंसर लिखिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए जो भी आपने वैल्यूडेशन किया है, चाहे अपनी परीक्षा से या कैसे भी करके। उसके सिवाय आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए घबराओ मत, पैनिक मत करो। कुछ बच्चे होते हैं खुद भी पैनिक करते हैं, दूसरों को भी पैनिक कराते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों से बचिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है? चलिए, शुभ रात्रि। सर इसमें आप जो GS2 पढ़ाने जा रहे हैं उसमें सर PYQ का भी रख लीजिएगा। हाँ, ये PYQ वो वहीं हाँ, पे तो ये आपने रख बोला, तो लीजिएगा। उसके लिए मेरा प्लान ऐसे है कि जो सम्राट का PYQ डिस्कशन करते हैं, GS3 के कुछ टॉपिक बचे हैं ख़त्म होने वाले। जब तक आपका GS1 का वर्ड हिस्ट्री खत्म होगा, इधर GS3 खत्म हो जाएगा, ठीक? अब आप देख ही रहे हो कि सम्राट के लिए इतना क्वालिटी डिस्कशन करते हैं, तो हम इतना क्वालिटी डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका लाभ भगीरथ वालों को मिलना ही चाहिए, है ना? क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट देयर बेनिफिट ना। तो उनको लाभ मिलना चाहिए। तो सोचा है जो लेक्चर मैं 10 बजे करता था भगीरथ का, वो लेक्चर मैं 8 बजे करूँगा, एडवांस में काम करना शुरू रखूँगा। तो 8 से 10 2 घंटे मान लो मैंने लेक्चर ले लिया भगीरथ का। उसके बाद 10 बजे जिस टॉपिक पे लेक्चर लिया उसी टॉपिक का जो PYQ है सम्राट में जो हम डिस्कस करते हैं, वो 10 बजे से शुरू किया। सम्राट वालों को बोल के, अच्छा बस लिंक वगैरह स्विच करना पड़ेगा, सम्राट वालों को दूसरी लिंक रहेगी, और सम्राट के बच्चे 10 बजे ज्वाइन करेंगे, भगीरथ वाले ज्वाइन करके रखेंगे। तो 8 से 10 पढ़ेंगे आप लेक्चर्स, 10 बजे से आप पढ़ेंगे PYQ। तो PYQ का जो मॉडल आंसर दुनिया भर में ढूंढते रहते हो, अब बताओ कि ये PYQ ही है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इससे बेहतर PYQ आपको कहाँ से मिलेगा? ना डिस्कशन मिलेगा, ना आपको कंटेंट मिलेगा। तो इसी बहाने प्रिपेयर हो जाएगा। अलग से PYQ क्या करोगे? हालांकि हम PYQ पे काम करवा रहे हैं, जिस दिन कंप्लीट होगा आपको दे देंगे उठा के, ठीक? तो इंटीग्रेट कर रहे हैं सम्राट और भगीरथ को, यानी भगीरथ चलेगा, उसके जस्ट बाद सम्राट चलेगा, ठीक है? हाँ ये सही रहेगा, मतलब वही पढ़ के आए फिर उसके PYQ। लंबा सेशन होगा, कुछ 3 घंटे 3.5 घंटे का सेशन, तैयार रहना उसके लिए, ठीक है? चलो भैया, शुभ रात्रि।